थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 1998 की एक क्राइम और कंट्रोवर्शियल मूवी अमेरिकन हिस्ट्री एक्स। तो ये कहानी शुरू होती है एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक से, जहां अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में कुछ ब्लैक लड़के रात को एक कार में घूम रहे हैं। ये कार डेरिक नाम के एक लड़के के घर के बाहर आकर रुकती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के साथ बिजी होता है और डेरिक का छोटा भाई डैनी खिड़की से इन ब्लैक लड़कों को डेरिक की कार चुराते हुए देख लेता है। डैनी फौरन डेरिक के रूम में जाके उसे ये न्यूज देता है, जो सुन के डेरिक जरा भी नहीं घबराता, बल्कि वो सिर्फ शॉर्ट्स पहन के अपने ड्रॉर से एक हैंडगन निकालता है और अपने छोटे भाई और गर्लफ्रेंड को घर के अंदर रहने को बोल के बाहर आ जाता है। डेरिक के घर के दरवाजे पे एक ब्लैक लड़का खड़ा होता है और डेरिक दरवाजा खोलते ही उसे शूट कर देता है, जो देख के बाकी लड़के भागने लगते हैं और डेरिक उन पे और उनकी कार पे भी कई गोलियां चलाता है और उन्हें मार डालता है। अब तक डैनी भी अपने घर से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि इन ब्लैक लड़कों को मारने के लिए डेरिक के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है और वो खुद पे बेहद प्राउड है, क्योंकि उसकी चेस्ट पे नाजी हाइकन क्रॉस का एक बड़ा टैटू होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक नियो नाजी गैंग का लीडर है जो हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अमेरिका सिर्फ व्हाइट लोगों का देश है जहां ब्लैक्स के लिए कोई जगह नहीं है। कहानी अब प्रेजेंट में वापस आ जाती है, जहां डेरिक उन ब्लैक लड़कों के मर्डर्स में जेल जा चुका है और डैनी अपने स्कूल में पढ़ रहा है। डैनी को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है, क्योंकि उसके हिस्ट्री टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल बॉब स्वीनी से उसकी कंप्लेंट की है, क्योंकि डैनी ने अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट में एडोल्फ हिटलर को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया है, जो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। हिस्ट्री टीचर कहता है कि डैनी भी अपने बड़े भाई जैसा बन चुका है, पर प्रिंसिपल बॉब स्वीनी कहता है कि मैं एज अ टीचर डैनी को डायरेक्ट जैसा नहीं बनने दूंगा, और अगर डैनी ये रेसिस्ट बातें सीख सकता है तो फिर वो ये सब भुला भी सकता है। और प्रिंसिपल हिस्ट्री टीचर को भेज के डैनी को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। बॉब डैनी से कहता है कि मैं तुझे स्कूल से सस्पेंड ना करके एक सेकंड चांस देना चाहता हूँ, और जब डेरिक स्कूल में पढ़ा करता था तब मैं ही उसका हिस्ट्री टीचर था, और आज से मैं तेरा नया हिस्ट्री टीचर हूँ, क्योंकि तू पढ़ाई में बहुत ब्राइट है और मैं नहीं चाहता कि तू गलत लोगों की कंपनी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दे। वो डैनी को अमेरिकन हिस्ट्री एक्स नाम का एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू हिस्ट्री और हिटलर की बातें छोड़ के आज की दुनिया और अपने भाई डेरिक के बारे में ये प्रोजेक्ट लिखे, और इसी बेसिस पे मैं तुझे हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा, जिससे तुझे आगे कॉलेज जाने में हेल्प मिलेगी। उसी स्कूल में हम देखते हैं कि 3 ब्लैक लड़के एक व्हाइट लड़की को बॉयज वॉशरूम में लाके बुली कर रहे हैं। उसी वॉशरूम में डैनी भी स्मोक कर रहा होता है, जो उन लड़कों का सामना करता है और बिना डरे अपनी सिगरेट का धुआं उनमें से एक के मुंह पे मारता है, और वो लड़के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि डैनी स्कूल के बाहर व्हाइट गैंग्स के लोगों के साथ बैठता है, जो गैंग उसके बड़े भाई डेरिक ने बनाया था। और उनके जाने के बाद डैनी उस व्हाइट लड़के से इन ब्लैक्स के खिलाफ अपने लिए स्टैंड लेने को बोलता है। नेक्स्ट सीन हम इनके स्कूल प्रिंसिपल बॉब को लॉस एंजलिस पुलिस के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं, जिसे वहां शहर के पुलिस वालों और FBI के कुछ लोगों ने एक मीटिंग के लिए बुलाया होता है। ये मीटिंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि आज डेरिक 3.5 साल के बाद पैरोल पे जेल से बाहर आ रहा होता है, और पुलिस और FBI वालों को डर होता है कि उसके बाहर आने के बाद शहर का माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि 3 ब्लैक लड़कों के मर्डर के बाद शहर के सभी व्हाइट सुपरमेसिस्ट गैंग डेरिक को अपना हीरो मानते हैं। पर प्रिंसिपल बॉब सबको समझाता है कि डेरिक अब पहले जैसा नहीं रहा और जेल जाके चेंज हो गया है। पुलिस वाले बॉब को डेरिक का 10 साल पुराना मीडिया इंटरव्यू दिखाते हैं, जब वो एक स्कूल स्टूडेंट था। ये उस दिन का इंटरव्यू था जब डेरिक के फादर, जो एक फायर फाइटर थे, उसे आग बुझाते वक्त एक ब्लैक ड्रग डीलर ने शूट करके मार दिया था। और डेरिक इस इंटरव्यू में कहता है कि इस देश में ब्लैक्स, एशियंस और मैक्सिकन्स ही सारे क्राइम की जड़ हैं, जिनकी वजह से मेरे फादर ऑन ड्यूटी मारे गए, और अब यही सारे लोग हम जैसे व्हाइट लोगों की जॉब्स भी खा जाएंगे। बॉब पुलिस वाले को समझाता है कि हमारी प्रॉब्लम डेरिक नहीं बल्कि कैमरॉन नाम का आदमी है, जिसने डेरिक की स्पीकिंग स्किल्स और गुस्से को यूज करके शहर में व्हाइट और ब्लैक की लड़ाई को बढ़ाया, और उसी ने आर्यन ब्रदरहुड की रेसिस्ट बातों से डेरिक का ब्रेन वॉश करा, जिसके बाद डेरिक ने भी व्हाइट गैंग्स के लिए अपने जैसे अनएम्प्लॉयड और भटके हुए व्हाइट लड़कों को इकट्ठा करा। पर अब वो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल मैं एज अ काउंसलर उससे जेल में मिला था। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को देखते हैं, जो स्कूल से वापस अपने घर जा रहा होता है, और रास्ते में वो एक बास्केटबॉल कोर्ट के पास रुकता है। डैनी नोटिस करता है कि ये जगह अब पहले जैसी नहीं रही और यहाँ अब काफी ब्लैक लड़के खेलने लगे हैं।
वो याद करता है कि 3 साल पहले जब डेरिक यहाँ था तब चीजें काफी अलग थी और कहानी फिर से ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ उसी बास्केटबॉल कोर्ट में सेठ नाम का एक मोटा व्हाइट लड़का बास्केटबॉल खेल रहा है और डेरिक और कैमरॉन दूर से बैठ के उसका गेम देख रहे हैं। तभी सेठ की टीम वो मैच हार जाती है और कुछ ब्लैक लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर तभी डेरिक अपनी टी शर्ट उतार के कोर्ट में आता है और उन लड़कों को एक और मैच के लिए चैलेंज करता है, जो मैच सिर्फ व्हाइट और ब्लैक लड़कों की टीम के बीच में होगा। डेरिक की शर्त होती है कि अगर वो ये मैच जीत गया तो ये कोर्ट उनका हो जाएगा, जिसके बाद कोई ब्लैक यहाँ कभी नहीं खेलेगा। और ब्लैक लड़के इस शर्त के लिए मान जाते हैं और उनमें से एक लड़का मैच के दौरान डेरिक को हिट भी करता है, पर डेरिक गेम पे अपना फोकस लूज नहीं करता और कुछ शानदार बास्केट करते हुए उन्हें हरा देता है, जिससे ब्लैक्स की इंसल्ट होती है और उन्हें वो बास्केटबॉल कोर्ट छोड़ के जाना पड़ता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आने लगती है, जहां डेरिक को 3.5 साल के बाद जेल से पैरोल मिलती है और जेल के बाहर डैनी के साथ उसे उसकी मॉम और बहन डेविना लेने आते हैं। घर आके डेरिक बेहद खुश होता है, पर तभी उसे डैनी के हाथ पे अपने जैसा ही व्हाइट गैंग का टैटू दिखता है, जो देख के डेरिक बिल्कुल भी खुश नहीं होता और डैनी उसे बताता है कि कैमरॉन ने उसे भी अपने गैंग में ऑफिशियली शामिल कर दिया है। डेरिक प्रिंसिपल बॉब की फोन कॉल अटेंड करने डैनी के रूम में जाता है, जहां उस रूम की पूरी वॉल हिटलर और व्हाइट सुप्रीमेसी से रिलेटेड सिंबल से ढकी होती है, जिससे वो समझ जाता है कि डैनी भी अब इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तभी डेरिक का वो दोस्त सेठ उनके घर आता है, जो डेरिक के आने की खुशी में एक वीडियो शूट कर रहा होता है और उसे फोन पे बिजी देख के वो डैनी को शूट करने लगता है और उससे ब्लैक लोगों के बारे में उसकी राय पूछता है, जिसपे डैनी ब्लैक्स और सभी नॉन व्हाइट लोगों के बारे में बेहद जहर उगलता है, क्योंकि कैमरॉन के गैंग में सेठ और उसकी उम्र के लड़कों को यही सिखाया जाता है। पर उसकी ये बातें उसकी बहन डेविना को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो देश की यूनिटी और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। डैनी के मुंह से ऐसी बातें सुन के डेरिक भी डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसकी सोच अब बदल चुकी है और वो रूम से बाहर आता है, जहां सेठ उससे मिलता है और उसके गले लगता है। डेरिक कहता है कि फोन पे प्रिंसिपल बॉब ने मुझे तेरे स्कूल में हिटलर वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, जो ठीक नहीं है, इसीलिए पास होने के लिए तू अमेरिकन हिस्ट्री एक्स नाम के उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा जो प्रिंसिपल ने तुझे दिया है। ये सुन के सेठ को झटका लगता है, क्योंकि डेरिक शहर के व्हाइट लड़कों का हीरो है और आज पहली बार वो अपने भाई को एक ब्लैक टीचर की बात सुनने के लिए फोर्स कर रहा है और सेठ बॉब स्वीनी को गालियां देने लगता है, जिसपे डेरिक उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है और सेठ वहां से चला जाता है। सेठ के वहां से जाने के बाद डेरिक डैनी से कहता है कि तुझे इस वक्त अपने प्रिंसिपल की बात मान के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। डेरिक अपनी मॉम से भी मिलता है, जिनकी तबीयत काफी खराब होती है, और वो कहता है कि उसे कल एक जॉब इंटरव्यू पे जाना है और अब से वो घर संभालेगा ताकि डेविना और डैनी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। डैनी उससे कहता है कि कैमरॉन ने आज रात तेरे जेल से बाहर आने की खुशी में एक पार्टी रखी है, पर डेरिक कहता है कि तुझे कैमरॉन की पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है और तू बस घर पे रह के बॉब के दिए हुए उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। जिस बात से गुस्से में आके डैनी अपने रूम में चला जाता है और थोड़ा स्मोक करने के बाद वो उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है। डैनी अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है और अपने भाई की लाइफ के बारे में सोचते हुए वो याद करता है कि कैसे कैमरॉन के कहने पर डेरिक अपने जैसे अनएम्प्लॉयड और गुस्से से भरे व्हाइट यंग लड़के लड़कियों को हेट स्पीचेस देता था और अच्छी एजुकेशन और स्पीकिंग स्किल्स की वजह से सभी यंग बच्चे डेरिक की कही हर बात मानते थे। ऐसे ही एक फ्लैशबैक में डैनी को याद आता है कि 4 साल पहले डेरिक ने सिर्फ अपनी एक स्पीच से 15 से 20 बच्चों को अपने गैंग का हिस्सा बनाया था, जिसके बाद उन सब ने एक कोरियन आदमी की सुपरमार्केट पे हमला करके उसे तोड़ डाला था और वहां काफी तोड़ फोड़ करने के बाद उन्होंने वहां काम कर रही एक ब्लैक लेडी को भी मोलेस्ट किया था और उसके ऊपर स्टोर का सारा दूध पलट गया था, जिससे उन दिनों वहां रह रहे नॉन व्हाइट लोगों में काफी डर का माहौल बन गया था। डैनी याद करता है कि उस अटैक के कुछ ही दिन बाद उनके स्कूल का हिस्ट्री टीचर उनके घर लंच पे आया था, जिस लंच के दौरान वो रॉडनी किंग नाम के एक आदमी की बात करता है, जिसके पुलिस से पिटने की वीडियो न्यूज में वायरल हो गई थी। रॉडनी एक ब्लैक था जिसे मल्टीपल व्हाइट पुलिस वालों ने रोड पे बांध के मारा था, पर डेरिक को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इनफैक्ट
वो अपने टीचर से कहता है कि रॉडनी किंग कोई शरीफ आदमी नहीं है, बल्कि वो शराब और ड्रग्स के नशे में 110 की स्पीड पे गाड़ी भगा रहा था, जिसे पुलिस ने कई घंटे पीछा करने के बाद पकड़ा था। और रॉडनी रास्ते में किसी औरत या बच्चे को उड़ा भी सकता था, इसलिए पुलिस वालों ने उसके साथ जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। डेरिक कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और वैसे भी हर 10 में से 7 ब्लैक लोग क्राइम करते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है, जो हम व्हाइट लोगों से बेहद कम है। जिस पे उसका टीचर कहता है कि ब्लैक लोगों की लिविंग कंडीशंस बेहद खराब हैं, जिसकी वजह से वो बचपन में ही ड्रग्स और क्राइम की लाइफ में घुस जाते हैं। पर डेरिक कहता है कि ये सब बस बहाने हैं ताकि वो लोग बिना मेहनत करे इस देश पे बोझ बन सकें। और ये नॉर्मल डिबेट एक बहस में बदल जाती है, जिस बहस को डेरिक की मॉम भी रोकने की कोशिश करती हैं। डेरिक की बहन डेविना को भी उसकी ये बातें पसंद नहीं आती, पर डेरिक को डिफेंड करते हुए उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी उससे लड़ने लगती है, और डेविना उस लड़ाई से तंग आके डाइनिंग टेबल से उठ के अपने रूम में जाने लगती है। पर डेरिक उसे रोकता है और अपनी बात पूरी करे बिना उठने के लिए उसके बाल पकड़ के उसे चेयर पे वापस बिठाता है। और उसकी ये हरकत देख के उसकी मॉम उसे रोकने लगती हैं, और वो उन्हें भी धक्का मार देता है और अपने टीचर को धमकाने लगता है कि अगर वो अभी उसके घर से नहीं गया तो वो उसे पीटने लगेगा। और उसका टीचर उनके घर से बाहर चला जाता है, जहाँ डेरिक की मॉम उससे अपने बेटे के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। डैनी ये सारे इंस्टेंसेस और फ्लैशबैक्स अपनी बुक में ऐड करने लगता है, और साथ ही वो सोचने लगता है कि अगर उसने उस रात अपने भाई को उन ब्लैक लड़कों के बारे में नहीं बताया होता तो शायद आज वो जिंदा होते और डेरिक कभी जेल नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था कि डेरिक के दिल में ब्लैक लोगों के लिए किस कदर नफरत है। डैनी वो रात फिर से याद करता है जब डेरिक ने अपनी कार चुराने आए लड़कों को मारा था, और उसे याद आता है कि एक ब्लैक लड़का जो डेरिक की गोली से इंजर्ड होके उनके घर के सामने गिरा था, डेरिक ने उसका मुंह जबरदस्ती फुटपाथ पे रखवाया था और उस लड़के के सर पे किक मार के उसका मुंह तोड़ डाला था। जिस लेवल की वॉयलेंस देख के डैनी को भी चक्कर आ गए थे, और जब पुलिस डेरिक को अरेस्ट कर रही थी तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का सबूत था कि डेरिक ब्लैक लोगों की जान लेके कितना खुश है। डैनी ने यह बात किसी पुलिस वाले को नहीं बताई, क्योंकि इससे डेरिक को उम्र कैद की सजा होती और वो डैनी के लिए उसका हीरो था। इसलिए उसने पुलिस से कहा कि डेरिक ने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया क्योंकि वो ब्लैक लड़के उनके घर में घुस रहे थे। अपने प्रोजेक्ट और इन थॉट्स के बीच में ही डैनी को उसके व्हाइट स्किन हेड दोस्त बुलाने आते हैं, और वो अपने भाई के मना करने के बाद भी कैमरॉन की उस पार्टी में चला जाता है। उसी पार्टी में डेरिक भी आता है, जिसे सभी नाजी गैंग मेंबर्स एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। और वहीं सालों बाद उसकी मुलाकात अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड स्टेसी से होती है, जो उसे देख के बेहद खुश होती है। डेरिक स्टेसी को पार्टी से दूर लेके जाता है और उसे गैंग और कैमरॉन से दूर रहने के लिए बोलता है, पर डेरिक का ये चेंज बिहेवियर देख के वो डेरिक से ही दूरी बनाने लगती है। इसके बाद वो कैमरॉन के कैबिन में जाता है, जहां वो अपने बातों से डैनी का ब्रेन वॉश कर रहा होता है, और डेरिक वहां आके डैनी को घर जाने के लिए कहता है। कैमरॉन डेरिक को देख के बेहद खुश होता है, पर डेरिक कहता है कि वो आज से ये गैंग और व्हाइट सुप्रीमेसी के आइडिया को हमेशा के लिए छोड़ रहा है, और वो उसे डैनी से भी दूर रहने को बोलता है। कैमरॉन डेरिक की ये टोन सुन के चौंक जाता है, और डेरिक उससे कहता है कि मेरे जेल जाने के बाद तू पिछले 3 साल में आज तक मेरी खबर लेने नहीं आया, और सच बताऊं तो तू एक बुज़दिल बुढ़ा है जो किसी को हाथ लगाने का भी दम नहीं रखता। इसलिए तू यंग बच्चों के दिमाग में जहर घोलता है, और अगर तू इतना बड़ा व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है तो किसी ने आज तक तुझे पर्सनली किसी ब्लैक से लड़ते हुए क्यों नहीं देखा। डेरिक की ये बातें सुनकर कैमरॉन भड़क जाता है, और वो डेरिक और उसकी फैमिली को बुरा भला कहने लगता है, और डेरिक उसे एक जोरदार पंच मार के वहां से बाहर आ जाता है। डेरिक को कैमरॉन की कैबिन से बाहर आते हुए सेठ देख लेता है, और जब उसे पता चलता है कि डेरिक ने उनके लीडर कैमरॉन पे हाथ उठाया है, तब वो सबके सामने डेरिक पे हैंड गन पॉइंट करता है। पर डेरिक उसकी गन छीन लेता है और हवा में फायर करके सबको पीछे हटने को बोलता है, और डैनी को लेके वहां से निकल जाता है। डैनी उस पर चिल्लाता है और समझ नहीं पाता कि उसका भाई ये सब क्यों कर रहा है, पर डेरिक उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे लेके एक खाली पार्क में जाता है। डेरिक उसे ठंडे दिमाग से समझाता है कि कैमरॉन की बातें और ये हिटलर की व्हाइट सुप्रीमेसी का आइडिया सब एक झूठ है, और उसकी ये बात सुन के डैनी उससे पूछता है कि तेरे साथ जेल में ऐसा क्या हुआ है जो तू बिल्कुल बदल गया। अब डेरिक डैनी को अपनी जेल की जर्नी के बारे में बताने लगता है। डेरिक को कैलिफोर्निया के चाइनो प्रिजन में भेजा गया था, जहां उसके बैरक के मैक्सिमम कैदी ब्लैक थे, और उन्हें देख के एक बार उसे भी डर लगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री और ब्लैक लोगों से हेट जान के ब्लैक कैदी उसे घेर के मार भी सकते थे। जेल के कॉमन यार्ड में डेरिक वर्कआउट करने से पहले अपनी शर्ट उतारता है, और उसकी चेस्ट पे हिटलर का इतना बड़ा नाजी सिंबल देखते ही सभी ब्लैक कैदी उसे नफरत से देखने लगते हैं, क्योंकि अब सबको पता लग जाता है कि वो ब्लैक लोगों से हेट करता है।
वहीं जेल का व्हाइट गैंग, जिन्हें अमेरिका की सभी जेलों में आर्यन ब्रदरहुड कहा जाता है, उस गैंग की नजर भी डेरिक पे पड़ती है और डेरिक का केयर फ्री एटीट्यूड उन्हें बेहद पसंद आता है। जेल के डाइनिंग एरिया में आर्यन ब्रदरहुड गैंग के मेंबर्स डेरिक को अपने साथ बैठ के खाने के लिए इनवाइट करते हैं और डेरिक और उस गैंग में तुरंत दोस्ती हो जाती है। डेरिक को जेल में लॉन्ड्री का काम मिलता है, जहां दूसरा हेल्पर लेमॉन्ट एक ब्लैक लड़का होता है जिससे डेरिक ज्यादा बात नहीं करता और लेमॉन्ट भी समझ जाता है कि डेरिक उसे ब्लैक होने की वजह से हिट करता है। जेल में साल भर निकालने के बाद एक दिन डेरिक देखता है कि उनके व्हाइट गैंग का लीडर, जो उस पूरे जेल में ड्रग्स की सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो ड्रग्स को मैक्सिकन गैंग्स को भी बेचने के लिए दे रहा है। जो बात डेरिक को अच्छी नहीं लगती, पर उसका साथी उसे समझाता है कि जेल में सरवाइव करने के लिए और गार्ड से बना कर रखने के लिए ये सब उन्हें करना पड़ता है। डेरिक की सारी दुनिया बस ब्लैक या व्हाइट होती है और किसी भी और कलर या ग्रे एरिया के लिए उसकी नजरों में कोई जगह नहीं होती। इसलिए वो व्हाइट गैंग के मेंबर्स और उसके लीडर को मैक्सिकन और ब्लैक गैंग को ड्रग्स बेचने के लिए इंसल्ट करता है, जो बात उन्हें पसंद नहीं आती। डेरिक का ये गुस्सा काम करते हुए लेमॉन्ट भी नोटिस करता है और वो अपने ही ऊपर जोक्स क्रैक करके उसे हंसाता है और जल्द ही डेरिक ना चाहते हुए भी उसका दोस्त बन जाता है। डेरिक अब अपने व्हाइट गैंग से दूरी बनाने लगता है और एक दिन वो कॉमन यार्ड में अपने गैंग के साथ बैठने की जगह ब्लैक लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलता है, जो देख के उसके गैंग के लोग काफी भड़क जाते हैं। डेरिक को सबक सिखाने के लिए उसके गैंग के 6 कैदी उस पे नहाते हुए वॉशरूम में अटैक कर देते हैं और उसे पीटने के बाद वो लोग उसे अब्यूज भी करते हैं और अपने जख्मों के लिए उसे जेल के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां एज अ काउंसलर उसका प्रिंसिपल बॉब उससे मिलने आता है और डेरिक उससे देख के रो पड़ता है और बॉब उसे समझाता है कि इस नफरत से तू एक दिन खुद को जला लेगा और डेरिक उससे जेल से बाहर निकलने में हेल्प मांगता है और बॉब उसके लिए एक अच्छा लॉयर अरेंज करता है। ठीक होने के कुछ दिन बाद डेरिक वापस जेल के डाइनिंग एरिया में जाता है, पर वो अपने व्हाइट गैंग से कम्प्लीटली कट ऑफ कर देता है, जो देख के लेमॉन्ट उस पर बेहद गुस्सा होता है और उनसे वापस दोस्ती करने को कहता है। लेमॉन्ट उससे कहता है कि जेल में बिना किसी गैंग की प्रोटेक्शन के कोई सरवाइव नहीं कर सकता और तेरे टैटूज को देख के ब्लैक लोग पहले ही तेरे दुश्मन हैं और अब अगर व्हाइट लोग भी तेरे अगेंस्ट हो गए तो तुझे कौन बचाएगा। पर डेरिक कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो व्हाइट और ब्लैक के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसके बाद डेरिक अपना हर दिन डर में निकालने लगता है और रोज सुबह सेल से बाहर आते हुए उसे लगता है कि आज वो अपने सेल में जिंदा वापस नहीं जाएगा और व्हाइट गैंग या किसी ब्लैक के हाथों डेफिनेटली मारा जाएगा, क्योंकि अब वो जेल में बिल्कुल अकेला है। जब कभी उसे कोई ब्लैक कैदियों का ग्रुप दिखाई देता है तब उसे लगता है कि वो लोग उस पर हमला करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता और डेरिक अपना ध्यान किताबों में लगाना शुरू कर देता है। अपनी पैरोल से पहले के 6 महीने डेरिक ने बिल्कुल अकेले काटे और रिहाई वाले दिन तक भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ से जिंदा बाहर जा रहा है। पर तभी उसे लेमॉन्ट दिखाई देता है, जो डेरिक को बाहर की दुनिया के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है और तब डेरिक को समझ आता है कि लेमॉन्ट ने ही ब्लैक लोगों को उस पर अटैक ना करने के लिए कहा था और डेरिक उसे खुद पे इतना बड़ा एहसान करने के लिए थैंक्स बोलता है और जेल से बाहर आ जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां डेरिक डैनी से कहता है कि प्रिंसिपल बॉब और लेमॉन्ट जैसे लोगों ने जो ब्लैक होके उसके लिए किया है वो शायद जेल में को वाइट नहीं करता और वो डैनी से कहता है कि मैंने अपने गुस्से को नफरत में बदल दिया था और फिर उसी नफरत में 2 लोगों की जान भी ले ली, पर उससे मेरी नफरत कभी खत्म नहीं हुई क्योंकि मैं ब्लैक लोगों से नहीं बल्कि खुद से नफरत करने लगा था। डेरिक की स्टोरी सुन के डैनी का दिमाग खुलता है और वो समझ जाता है कि डेरिक क्यों बदल गया, जिसके बाद दोनों भाई अपने घर जाके अपनी फैमिली को हक करते हैं और दोनों मिलके डैनी के रूम की वॉल से हिटलर और व्हाइट आइडियोलॉजी की सभी चीजें उतार के फेंक देते हैं। जिसके बाद डैनी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है और उसे याद आता है कि डेरिक अपने फादर की मौत के बाद नहीं बल्कि उससे पहले से रेसिस्ट बनना शुरू हो गया था, क्योंकि उनके फादर भी रेसिस्ट बातें किया करते थे और उन्हें ब्लैक लोगों का रिजर्वेशन के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स में आना पसंद नहीं था और शायद उन्हीं से ये हेट डेरिक में गई और डेरिक से वो हेट डैनी के अंदर चैनल होने लगी थी। पर इस हेट को डैनी यहीं रोक देता है ताकि आगे और कोई इस नफरत का शिकार ना बने। अगले दिन डेरिक अपने जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी होता है और डैनी भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है और डेरिक उसे स्कूल तक ड्रॉप करने जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल बॉब ने उन्हें बताया होता है कि कल रात को तुम्हारे वहां से निकलने के बाद कैमरॉन और ब्लैक लोगों के बीच में कुछ वायलेंस हुई थी। डैनी को उसके स्कूल ड्रॉप करने के बाद डेरिक अपने इंटरव्यू पे जाने लगता है और डैनी क्लास से पहले वॉशरूम जाता है, जहां वही ब्लैक लड़का जिसपे कल डैनी ने अपनी सिगरेट का धुआं मारा था उसका वेट कर रहा होता है और वो लड़का डैनी को एक हैंड गन से शूट कर देता है और डैनी का प्रोजेक्ट उसके हाथ से छूट जाता है और वो वहीं
वॉशरूम में गिर के अपना दम तोड़ देता है। स्कूल में हुई शूटिंग की खबर डेरिक को भी मिलती है और वो फौरन डैनी के स्कूल की तरफ भागता है, जहां बॉब उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डेरिक सबको पुश करता हुआ वॉशरूम में जाता है और डैनी की डेड बॉडी को उठा के रोने लगता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसकी पाली हुई सालों की नफरत आज उसके छोटे भाई को खा गई और डैनी के उस प्रोजेक्ट के पन्नों पे उसका खून लग जाता है, जिसे वो कभी सबमिट नहीं कर पाएगा। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।